सिर्फ बॉडी है, सर काटा हुआ है। आदमी है या औरत? औरत है सर। कातिल ने पहले मारा होगा और उसके बाद सर काटा है। बॉडी के स्वेलिंग से लग रहा है कि मर्डर लगभग 15-20 घंटे पहले हुआ है। और एक बात सर, बॉडी को एक न्यू ब्रांड सूटकेस में डालकर मीरा रोड स्टेशन के बाहर फेंका गया था। फिर वो बैग यहाँ कैसे आई? सर एक सफाई कामगार वाला है, उसे मिली थी बैग। उसने बैग को खोला था या सिर्फ इन्फॉर्म किया? नहीं सर, खोला भी था। मर्डर वेपन? सर मेरे ख्याल से कातिल ने सर काटने के लिए एक तो चॉपर या करवट का इस्तेमाल किया। सर इसे मिली थी बॉडी। समझते नहीं क्या तुम लोग? हर पॉसिबल तरीके से बताया जाता है, अनजान चीज को मत छो। गलती हो गई सब। वो बैग स्टेशन पे पड़ा था, सोचा उसमें का सामान बेच के 4 पैसा मिलेगा। दलवी इसका स्टेटमेंट ले लो सर। और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। शिंदे सर। सारी चौकियों से पूछो कहीं 40-45 साल की औरत के मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या? सर। और ये बैग जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। ओके सर। बैग से भी कोई क्लू नहीं मिला है। एक काम करो, सायन और धारावी के बैग मार्केट में इस बैग का फोटोग्राफ डीलर्स को दिखाओ और पूछो कहाँ कहाँ भेजी गई ये बैग इस ब्रांड की। लेकिन सर ऐसी तो काफी सारी दुकानें होगी। जब तक ये बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती हमारे पास दूसरा कोई क्लू नहीं है। एरिया के सारे मोबाइल वैन्स को इन्फॉर्म करो, बॉडी का सर जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। ओके सर। चेहरा इंसान की सबसे बड़ी पहचान। मुंबई पुलिस को मिली थी इस बार बिना पहचान वाली, बिना सर वाली लाश। किसी ने एक औरत को बड़ी बेरहमी से मारा था। उसके सर को शरीर से अलग कर उसकी लाश को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया था। सरकटी लाश और सूटकेस, जो भी था पुलिस के हाथ में वो बस इतना ही था। पुलिस के लिए ये लाश जैसे एक पहेली बनकर सामने खड़ी थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये कत्ल मुंबई में किया गया था या फिर मुंबई के बाहर से आकर इस बैग को फेंका गया था। यहाँ पे बहुत बास आ रही है, कहीं और चलते हैं। शायद उस बैग से आ रही है। मत जाओ वहाँ पे, चलो यहाँ से। रुको ना। 2 दिन तक पुलिस उस बैग की दुकान को ढूंढती रही और तभी पुलिस को कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पता चला और उनमें से एक की डिटेल्स इस डेड बॉडी के साथ सबसे ज्यादा मैच हो रही थी। आपने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है? जी साहब। कौन है मिसिंग? मेरा भाई और उसकी फैमिली, 3 लोग हैं साहब। मेरा भाई पवन गावित, उसकी बीवी सुमित्रा गावित और उसकी बड़ी बेटी अर्चना 2-3 दिन से लापता है साहब। उन लोगों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं साहब और घर भी बंद है 2-3 दिन से। वो लोग पहले नासिक में रहते थे, अभी 1 ही साल हुआ यहाँ पे आए हैं। ये उसकी छोटी बेटी अदिति है। ये कहाँ रहती है? ये नासिक में रहती है साहब। इसका यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए ये वहाँ अपने मामा के पास रहती है। और सुमित्रा की उम्र लगभग 40 और 45 के बीच में। जी साहब। तांडेल, इनको बॉडी आइडेंटिफिकेशन को लेकर जाओ। आइए। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। ये सरिता जी की भाभी की बॉडी है, सुमित्रा गावित। और रिपोर्ट के मुताबिक सर भी बॉडी से मैच हो गया है। अच्छा, तो सरिता को लेकर पवन गावित के घर पहुंचो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दरवाजा खुल गया। आप लोग बाहर ही रुके, शायद हमें अंदर ऐसा कुछ मिले जो ये लड़की देख ना पाए। आप यहीं पे रुकिए।
रणवीर सगळं घर नीट तपासा. कुछ भी निशान, कुछ भी सुराग, कुछ भी धब्बा मिलता है ध्यान से देखो. शिंदे वर जा. हाँ तो बैठ बेटा. सर ये देखिए खून के धब्बे. और घर भी साफ करने की कोशिश की है. रणवीर खून के सॅम्पल लो. सर. शिंदे सर. वर का मिळालं? नहीं सर. एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलाओ. साइट ऑफ क्राइम है, घर सील करना पड़ेगा. यस सर. तू का झालं रडायला? अदिती अरे सुन ना. ऐक तू मस्ती नाही करायची. ऐक बाळा असं नाही करायचं. आईला त्रास नाही द्यायचा. सुन ना. अरे बाप रे. अरे कितना तंग करती है तू. और इतना बड़ा चॉकलेट एक साथ खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे तेरे. चल अभी इसे रख दे. ठीक है बाद में खाना. पण आई मुझे खाना है. एक सेकंड. घे आई तुला भरवते. ओके. सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 23 तारीख को रात को 11 बजे से लेकर देर रात 4 बजे के बीच में हुआ और मर्डर करने के पहले विक्टिम को नींद की दवाई दी गई थी जो बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिली. उनके घर में ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला? नहीं सर, लेकिन सुमित्रा को घर पर ही मारा गया और मारने के बाद उसका सर काटकर प्लास्टिक बैग में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दिया गया और बॉडी सूटकेस में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दी गई. मुझे लगता है तांडेल हमें उस सरिता से बात करनी पड़ेगी. कुछ ना कुछ तो हुआ है इस परिवार में जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है. बच्ची को आइसक्रीम वगैरह कुछ खिलाना. जाओ बेटा, ये आंटी आपको आइसक्रीम खिलाएगी. सुमित्रा जी आपके भाई का मिजाज कैसे था? मतलब गुस्से वाला था या? नहीं साहब बिल्कुल नहीं. एकदम सीधा साधा है मेरा भाई तो. वो नासिक से मुंबई शिफ्ट क्यों हुए? क्या बताऊं साहब, इस सब के पीछे उसकी बीवी सुमित्रा है. उसी के पापों का फल भुगत रहा है मेरा भाई. पता नहीं अभी कहाँ होगा, किस हालत में होगा. ऐसा क्या किया था सुमित्रा ने? खूब कटकटी बाई होती. उधर नासिक में थी तब भी बहुत कटकट करती थी. उसको शुरू से ही मुंबई में आकर रहने का था. फिर जब मेरा भाई उसको मुंबई रहने के लिए लेकर आया तो यहाँ की चकाचौंध देखकर पागल सी हो गई थी एकदम. जब देखो तब इसे कुछ न कुछ चाहिए रहता था. मैं कब से आपको बोल रही हूँ थोड़े से पैसे दो ना मुझको. अरे सोने का भाव मालूम कितना कम हो गया. थोड़ा सा सोना खरीदना सोच रही थी मैं. इतना पैसा नहीं है मेरे पास. एक तो महीने का इतना खर्चा पूरा नहीं हो पाता और तेरे दिमाग में इतना क्या भरा पड़ा हुआ है? तुम्हारे साथ ना शादी करके फंस गई मैं. पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी पे तुमसे मुलाकात हुई. नशीब फुटलं माझं. तो देर कहाँ हुई है? तो जाओ ना, छोड़कर मुझे. कब का? तेच म्हणते मी. तुम्हाला तेच पाहिजे ना. क्या ना मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो तुमको छुटकारा मिलेगा. ऐसी एक चीज मुझे बताओ जो मैंने तुमसे मांगी और तुमने मुझे प्यार से ला कर दी. छोटी छोटी चीज के लिए तरसा के रखा है तुमने मुझे. मुलगी लग्नाला आली पण तुझा सोच काय गेला नाही अजून. तेच म्हणते मी. पोरगी लग्नाची झाली लेकिन आज तक मुझे सुख नहीं मिला और ना कभी तुम्हारे साथ मिलेगा मुझे. हट गया. उस दिन मुझे मेरे भाई के लिए बहुत दुख हुआ साहब. बेचारा इतने विश्वास से घर से बाहर जाता है, इतनी मेहनत करके अपने परिवार को पालता है आणि ही जी असली थेरा. और ऊपर से उसकी बड़ी बेटी अर्चना ने भी गुल खिलाए थे. मतलब मतलब साफ है बाबा,
मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेहुन देना मुस्काटा, हम काय करता है तुम्हें? सब प्यार व्यार भूल जाएगी। जवान बेटी को मारोगे? पहले इसको बोल अपनी जवानी पर काबू रखे। तू थाम भाई, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम तय करेंगे। तुम्हें शांत बाबा रहो। पापा लेकिन मैं उसे अर्जुन तू गाप ना, मैं बात कर रही हूँ ना तेरे बाबा से। और मी काय मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। जो भी आए कुछ भी कहे, मैं खिलाफ ही रहूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जवान बेटी के ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। तो डोका बिका फिर लेगा सुमित्रा? तू क्या बोल रहे है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। वो जावेद का बाप दुबई से ये पैसा कमा के लेके आए, अपनी बेटी खुश रहेगी ना उसके यहाँ। हाँ, जहाँ पैसा देखा कि हो गई ये शुरू। मैं अपनी बेटी को पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। ठीक कह रहे हो तुम भाऊ, हमारी बेटी इस तरह से कैसे किसी के तुम भी कब बस आओ, मजे बोलो ना। ये हमारे घर का मामला है, हम खुद निपटाएंगे इसे। सुमित्रा, पवन क्या काम करता है? किसी प्राइवेट कंपनी में है वो, बहुत घूमने फिरने वाला काम है उसका। और सुमित्रा? सुमित्रा तो घर में ही रहती थी, हाउसवाइफ थी। अर्चना क्या करती है? अर्चना का बस अब कॉलेज खत्म होने को आया है। अच्छा, सुमित्रा का बस यही एक प्रॉब्लम था या और कुछ? किस मुंह से बताऊं मैं साहब, अभी पिछले कुछ दिनों से लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लग गए थे। क्या बुरा भला? मतलब यही कि उसका किसी आदमी के साथ चक्कर था। पहले तो मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन वो बंदा कौन था? जिग्नेश पंड्या नाम का कोई छोटा मोटा बिल्डर है इसी एरिया का। क्या पवन को इस बात का पता चल गया होगा? हो सकता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से एकदम चुपचाप रहने लग गया था। किसी से कुछ बात नहीं करता था, कहीं आता जाता भी नहीं था। पवन की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ साहब, ये बैग इसी दुकान के हैं। कब खरीदा था? देखिए सर, 22 तारीख को ऐसे 3 बैग्स खरीदे गए। किसने खरीदे थे? यानी उम्र क्या होगी उनकी? अब करीबन 25-26 के आसपास उम्र होगी। अच्छा, वो कौन सी भाषा बोलते थे? मराठी। कुछ गाड़ी वगैरह लाए थे? पता नहीं साहब। दिखने में कैसे थे? अब साहब, हर रोज दुकान में इतने लोग आते हैं तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकता हूँ। और वो 2 बंदे थे साहब, और उनको साइज में सबसे बड़ा बैग चाहिए था। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। याच्यापेक्षा मोठी बॅग आहे? इससे एक साइज और बड़ा है ना, दिखाइए। ये देखिए सर, 45 किलो का कैपेसिटी इसका। अशा 3 बॅग पाहिजे। 3 बैग्स, ओके सर, मैं मंगवाता हूँ अभी गोडाउन से। हेलो मुन्ना, हाँ, अपने गोडाउन में से सबसे बड़े 2 बैग्स लेके आना। साहब, उनको थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि मेरे पास वैसे 3 बैग्स नहीं थे, तो मैंने लड़के को गोडाउन में भेज के और 2 बैग मंगवाए। और साहब, उसमें 1 बैग डिफेक्टिव भी था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कल अच्छा बैग मंगवा के देता हूँ, लेकिन वो बोले कि मुझे तुरंत चाहिए। फिर साहब, मैंने वो डिफेक्टिव बैग कुछ सोल्यूशन लगा के दे दिया। सर, ये देखिए, ये बैग चिपकाया गया है। ये देखिए। मतलब ये काम उन 2 लोगों का ही है। क्या खबर है? सर, ये वही दुकान है जिस दुकान से 22 तारीख के रविवार को उन 2 लोगों ने 3 बैग खरीदे थे, बिल्कुल एक जैसे, जिसमें से एक बैग डैमेज था। ये देखिए सर, और वो बैग उस दुकानदार ने चिपका के दी थी क्योंकि उन्हें वो बैग्स बहुत अर्जेंट में चाहिए थे। वो एक दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। और इत्तेफाक की बात यह है सर कि ये बैग वही है। तांडेल, मुझे शक है कि ये काम पवन गावित का ही है। सरिता के स्टेटमेंट के मुताबिक उसके पास अपने बीवी की हत्या करने का मोटिव है। सर, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मर्डर एक हुआ है तो उन्होंने 3 बैग क्यों खरीदे?
बाकी 2 बैग? एक तो अपनी बेटी अर्चना और उसके आशिक जावेद के लिए, मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेवून देन ना मुस्काटा। या फिर अपनी पत्नी सुमित्रा का आशिक जिग्नेश पंड्या के लिए। तांडेल, उस वेंडर को बुलाओ, उसे पवन की तस्वीर दिखाते हैं। नहीं साहब, ये नहीं है, ये तो ज्यादा है उनसे उम्र में, वो दोनों जवान थे इससे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा उन दोनों का हुलिया बताने के लिए। अभी आप जाइए। ठीक है साहब, आइए। तांडेल, उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन मंगाओ। अर्चना के रिकॉर्ड से उस जावेद का नंबर निकालो और इस जिग्नेश पांड्या को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर, सुमित्रा के साथ मेरे रिलेशन थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कहता हूँ। आप दोनों पहली बार कब मिले थे? उनकी सोसाइटी की मेंटेनेंस मीटिंग में। मैं उस सोसाइटी का बिल्डर था और इसी वजह से मेरा अक्सर वहां आना जाना लगा ही रहता था। 3-4 बार मेरी वही मुलाकात हुई और एक दिन अचानक वो मेरे ऑफिस में आ गई। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, मेरा स्टाफ जा चुका था और मैं भी बस जाने की तैयारी में ही था। हाँ, यहाँ इस वक्त कोई खास काम? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों आप निकल रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना अंदर प्लीज। जी आइए। बैठिए। जी कहिए। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो उस दिन आपने सोसाइटी की मीटिंग में जो कहा था वो। हाँ हाँ यस, याद है। अरे आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है। ऐसी कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल ही तो है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, लेकिन पहनने वाले के अंदाज पे निर्भर होता है। मतलब उसका अंदाज अगर अच्छा हो तो वो कुछ भी पहने, सब अच्छा लगता है। हाँ, आपको मेरा अंदाज अच्छा लगा। मुझे आप अच्छे लगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पानी मिलेगा? जी पानी, 1 मिनट अभी देता हूँ। ये लीजिए पानी। जी। क्या हुआ? देखिए ना, मेरी साड़ी भीग गई है। बाहर इतनी ठंड है और आपकी साड़ी भी। जब आप मेरे इतने करीब हैं, तो मुझे ठंड कैसे लगेगी? जी उस रात में अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, मुझसे सुख चाहती थी। वो कुछ दिनों पहले मेरी बीवी को इसके बारे में सब पता चल गया। मैंने जैसे तैसे उसे समझाया, उसे मनाया और सुमित्रा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। सच कहता हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जमते का नहीं? नहीं सर, मुश्किल लग रहा है, ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। 2 लोग थे, शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी है, दोनों स्केचेस आज ही फाइनल करके सभी पुलिस स्टेशन को भेजने हैं राउत। सॉरी, अब फास्ट। सर ठीक है। जी कहिए। जावेद है घर पे? जी नहीं। कब लौटेगा?
पता नहीं, पिछले 4-5 दिनों से किसी दोस्त के घर गया हुआ है और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या हुआ साहब? क्या किया है मेरे बेटे ने? किसके घर पे गया कुछ पता है आपको? जी नहीं, शायद मुंबई से बाहर गया हुआ है। बताइए ना साहब, उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कि आप चिंता मत कीजिए, उसके कोई करीबी दोस्त का नंबर है आपके पास? जी, इरशाद का नंबर है मेरे पास। लाइए नंबर लाइए। जी अभी लाइए। जी लिख लीजिए। जावेद को कब से जानते हो? बचपन से जानता हूँ साहब। जहाँ कहीं भी जाता होगा तुम्हें तो बता के जाता होगा ना? नहीं साहब, इस बार कुछ नहीं बता के गया। अर्चना को जानते हो? जी हाँ, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पागलों की तरह। कब से चल रहा है इन दोनों में चक्कर? साल भर से शायद। अर्चना और उसके घर वालों को जावेद ने कमरा दिखाया था। एजेंट है क्या वो? हाँ साहब। तो अर्चना के बारे में भी सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा ना? नहीं साहब, कुछ भी नहीं बताया था। मैंने पहली बार दोनों को एक साथ देखा था और तब जाकर उसने सॉरी बोला। पता है, बहुत घुमाया। तू सुन रहा है? वो देख जावेद। उसके बाद कभी कोई बात हुई तुम्हारी उसके साथ? हुई थी ना साहब। हाँ, अर्चना नाम है उसका और बहुत प्यार करता हूँ उससे। ऐसा वैसा वाला प्यार नहीं, एकदम निकाह वाला प्यार। क्या बात कर रहा है? अल्लाह कसम, कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं, कुछ भी। अभी कुछ 10-15 दिन पहले जावेद बेहद अपसेट था। मैंने उससे वजह भी पूछी थी। अरे तू यहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। क्या हुआ, क्या है तुझे? इतना टेंशन में क्यों है? अर्चना के घर वालों ने हमारे निकाह के लिए मना कर दिया। ये तो होना ही था जावेद। मेरी मान, तू अर्चना को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। पागल हो गया तू? मैं उसे नहीं भूल सकता, बल्कि भूलना भी नहीं चाहता। अब तो किसी भी कीमत पर मैं उसको पाकर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। उसके बाद उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए। अर्चना और वो सोमवार की सुबह घर से भागने वाले थे। क्या? सोमवार की सुबह? हाँ साहब। पुलिस के लिए ये पहेली अब और उलझने लगी थी। पवन ने अपनी बीवी और बेटी से तंग आकर उन्हें और जावेद को मारा है, या फिर जावेद और अर्चना ने अपनी शादी के लिए सुमित्रा और पवन को मारा है। लेकिन सरिता के मुताबिक सुमित्रा को अर्चना और जावेद के निकाह से कोई एतराज नहीं था, तो फिर वो भला उसे क्यों मारेंगे? हर लम्हे के साथ पुलिस की थ्योरीज बदल रही थी, लेकिन इस चर्चा का अंत तब हुआ जब पुलिस को भायंदर के नवग्रह नाके के पास रेलवे ट्रैक पर एक और सरकटी लाश मिली, वैसे ही सूटकेस में। सर, आदमी की बॉडी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आदमी लगभग 45-50 के बीच का होगा। सर, मर्डर फिर से उसी तरह से किया गया है। मारने के बाद सर काटा गया है और बॉडी को उसी तरह की सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया है। बॉडी पे कोई निशान? हाँ सर, हाथ पर ओम का निशान है। सरिता को कॉल करो और उसे पूछो कि कहीं पवन के हाथ पे ओम तो नहीं है। सर, मतलब जावेद और अर्चना ने मिलकर पवन और सुमित्रा की हत्या की है? हो सकता है। सर, फिर ये तीसरा सूटकेस किसके लिए? और जावेद और अर्चना भाग गए तो आखिर गए कहाँ? क्या उन्होंने शादी कर ली या निकाह कर लिया? सर, जावेद और अर्चना के कॉल डिटेल्स आ गए हैं। सर, सोमवार की दोपहर तक जावेद का मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है।
नासिक की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और उसके बाद वो बंद हो गया। और अर्चना का फोन तो रविवार से ही बंद है। इसका मतलब जावेद और अर्चना शायद साथ में ही है। मुझे भी यही लगता है सर। पुलिस को अर्चना के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। और जावेद शाहपुर क्यों गया होगा? सवाल कई थे लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा था। और फिर अचानक इस गुत्थी को सुलझाने वाली एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लग गई। सर जावेद का मोबाइल ऑन हुआ है और उसका मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है। वो मुंबई की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, वो जरूर अपने घर लौटेगा। उसके घर के पास ट्रैप लगाते हैं। कहाँ था तू इतने दिन? तेरा फोन भी बंद आ रहा था। वो मैं अपने दोस्त के घर पे था। अरे ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे जावेद! जावेद! इतने दिन कहा था? शाहपुर में था। मर्डर करके शाहपुर में छुप गया था ना? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मर्डर नहीं किया? फिर शाहपुर में क्या लुका छुपी खेल रहा था? नहीं साहब, मैं एक लड़की से शादी करने वाला था। हमारा प्लान बना था भाग के शादी करने का। हाँ पता है, अर्चना नाम है ना उसका? हाँ साहब, आपको कैसे पता? जिसे प्यार किया था उसे ही मार डाला। उसका भी सर काटा क्या? क्या बोल रहे साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हमें देख के भागा क्यों? मैं बहुत डर गया था। मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया था। मुझे लगा आप लोग उसी सिलसिले में आए हो। बहाना अच्छा है। अर्चना कहाँ है बता, चल बता। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि वो उस दिन क्यों नहीं आई थी। मतलब? साहब सोमवार की सुबह हम भागकर शादी करने वाले थे। मैंने पैसों का सारा इंतजाम करके रखा था। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार कर रहा था, वो नहीं आई। उसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर उसका फोन बंद था। फिर मुझे गुस्सा आया और उसके घर गया। तो गुस्से में उसके माँ बाप को मार डाला? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। घर गया तो घर पे ताला लगा था। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे ऐसे धोखा देगी। फिर उस शाम में शाहपुर गया, दोस्त के साथ दारू पी रहा था। तो तेरा कहना है 2 हफ्ते तू दारू पी रहा था? हाँ? नहीं साहब, मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ लिया। ड्रिंक एंड ड्राइव? फिर गाड़ी कहाँ है? साहब दोस्त की गाड़ी चला रहा था। 10-12 दिन शाहपुर पुलिस स्टेशन में था। अम्मी को तकलीफ ना हो इसलिए उनको कुछ भी नहीं बताया। एक दोस्त ने बिल पे रिहा किया। सर शाहपुर पोलीस स्टेशनला फोन लावून चौकशी करा। हो सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये सच बोल रहा है। सर शाहपुर पुलिस स्टेशन में मैंने फोन किया था। जावेद उस दिन लॉकअप में ही था, मंगलवार की रात से। आज ही छूटा है, इसलिए उसका मोबाइल बंद आ रहा था। सर अगर जावेद नहीं हो सकता है तो कातिल कौन हो सकता है? अर्चना खुद? क्योंकि अब तक उसी का ठिकाना नहीं मिला है, या कोई और? एक ही परिवार के 2 लोगों को बहरे में से मारा है तांडेल। ये ऐसे मर्डर सिर्फ वही कर सकता है जो उस परिवार से बहुत ज्यादा नफरत करता हो। और ऐसी वजह सिर्फ जावेद के पास है। वो तो लॉकअप में था। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। लेकिन वो सुमित्रा को क्यों मारेगा? वो तो शादी के खिलाफ नहीं थी। तांडेल, इस केस में ऐसा जरूर कुछ है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वो छोटी बच्ची आदिति, वो किसके पास है? सर उसकी बुआ के पास, सरिता के पास। लेकिन सरिता की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे पाल सके।
उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने आई बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो क्या बिगाड़ा है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। विदाई के वक्त हर लड़की ऐसी ही रोती है। अब तेरे आई बाबा का घर तेरा नहीं रहेगा बेटी, अब यही तेरा घर है। हाँ? ले खा ले। तुझा तो वो औरत कौन थी और उसने अर्चना को क्यों अगवा कर रखा था? आखिर क्या वजह थी इस सब के पीछे? बेचारी अर्चना तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी, पर कौन कर रहा था ये सब और क्यों? नहीं साहब, कोई अंदाजा नहीं। आपके पड़ोस में 2 लोगों को मारा गया, जान से मारा गया, और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? उस दिन संडे था और इंडिया का क्रिकेट का मैच चल रहा था, पूरा मोहल्ला उसी में मशगूल था साहब। अच्छा एक बात बताइए, पवन का या फैमिली के किसी भी मेंबर का किसी के साथ झगड़ा, कुछ बोलाचाली हुई थी? नहीं साहब, ये लोग अभी अभी यहाँ रहने आए थे, लेकिन ये लोग गायब होने से पहले करीबन हफ्ता भर पहले मैंने जोर जोर से झगड़े की आवाज जरूर सुनी थी। शायद कोई रिश्तेदारी था उनका। नाम बताया आपको? नहीं साहब, नाम तो नहीं पता, लेकिन झगड़े से लग रहा था पैसों को लेकर कोई मामला है। ऐसे कैसे नहीं देगा? पैसे तो तुझे देने ही होंगे। एक बार नहीं बोला तो समझ में नहीं आता है तेरे को? मुझे अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो इतनी आसानी से तुझे छोड़ूंगा नहीं, भगुन घेन तुला। जा जा, धमकी दे रहा है? एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, समझे? ये मेरे खून पसीने की कमाई है, तेरी अय्याशियों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ये तेरी कमाई नहीं मांग रहा हूं मैं, जो बाप दादा ने कमाया ना उस पर मेरा भी हक है। तेरा हक है? हाँ, वो कोर्ट में देख लेंगे। चल निकल यहाँ से। हाँ अभी जा रहा हूं मैं, कोर्ट में देख लूंगा। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। चल याद रखना। बहुत ज्यादा गुस्से में था साहब। तस्वीर देखोगे तो पहचानोगे? जरूर सर। यही एक फोटो है साहब मेरे पास, इसमें सब लोग हैं, सगे, चचेरे, भाई बहन, बुआ के बेटा बेटी सब लोग हैं। इसमें से किसका आना जाना था पवन के घर पे? ज्यादा तो किसी का नहीं। और जो लोग इनमें नहीं है उनकी तस्वीर मिलेगी? मुश्किल है साहब, पवन के घर और किसी का इतना आना जाना नहीं है। यही है ये? हाँ जी। ये तो किशोर है, हमारा चचेरा भाई, नासिक में रहता है ये। कत्ल के 1 हफ्ते पहले वो यहाँ पर आया था और पवन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। क्या? और पवन का अंतिम संस्कार पे भी नहीं था ना वो? नहीं था साहब, दरअसल किशोर और पवन के बीच हमारी गांव की पुश्तैनी जमीन के लिए पिछले कुछ सालों से झगड़ा चल रहा था। यहाँ तक कि दोनों कोर्ट कचहरी पहुँच गए थे। केस अभी आखिरी पड़ाव में है। वकील का कहना है कि केस पवन जीतेगा। आत्या, बाबा क्या जीतेंगे? नवलाई माझी लाडाची लाडाची ग। सुना नहीं तूने? वहां मुंबई में सुमित्रा और पवन की छोटी बेटी अदिति इस पूरे मामले से डर गई थी। माता पिता के बाद उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उसकी अर्चना दीदी वापस आएंगी। तो उनका खाऊंगे गपोरी। देखा तू, मैंने तेरे लिए पोहे बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? चल फटाफट खा ले। और कल ना हम तेरी नानी के घर जाएंगे। तुझे पता है तेरी नानी के पास स्कूल से फोन आया था। मैं तब भी स्कूल जाऊंगी जब अर्चना ताई वापस आएगी। ये सब क्या है साहब? ये कुछ खिलौने और किताबें हैं अदिति के लिए। बेटा ये सब तुम्हारे लिए है।
ऐसे ही दिन रात अपने माँ बाबा की फोटो लेकर रोती रहती है ये, अपनी ताई का इंतजार करती रहती है। मेरी तो समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। अर्चना का कुछ पता चला साहब? अभी तक तो नहीं, हमारी कोशिश जारी है। हम यहाँ किशोर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। किशोर तो बचपन से ही गर्म दिमाग का है। पवन और उसके बीच कुछ अनबन थी? साहब झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। मेरा भाई मेरा आखिरी सहारा था साहब। अंडेल, ये पवन और किशोर के बीच में कोर्ट केस का क्या मैटर है? सर नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन और घर दोनों के ऊपर झगड़ा है। और सर मुझे लगता है किशोर के पास पवन को मारने का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव है। हमें उसे हिरासत में लेना चाहिए। नहीं अंडेल, ये अब तक सिर्फ हमारी सोच है। जब तक हमारे हाथ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आता हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर उसने सुमित्रा और पवन का कत्ल किया है तो अर्चना कहाँ है? उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा हो। अरे वाह 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 वाह, नवरी नटली। ऐसे अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानती तो मार क्यों खाती? अभी मेरे हाथों से मुंडवले बांधती मैं। ये ले चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे 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 अरे, मेरे पैर क्यों पड़ती? किशोर गावित। ओह मीत किशोर, मुझे पता था आप यहाँ जरूर आओगे। जब तुम्हें पता था तो ये भी पता होगा अर्चना कहाँ है। माझा क्या संबंध साहब? पवन गावित के घर पे धमकी किसने दी थी? मेरे और पवन के झगड़े के बारे में सारा गांव जानता है। किस बात पर झगड़ा? उसने मेरे साथ धोखा किया था। लगभग 1 साल पहले हमारे बीच झगड़ा शुरू हुआ, जब पवन ने हमारी पुश्तैनी जमीन और घर मुझे बिना बताए बेचा और उस पैसे से मुंबई में घर खरीदा। बाबा ने मरते वक्त वो घर और जमीन मेरे नाम पर कर दी थी। मैं उसे बेचूं या गिरवी रखूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मरते हुए बाप का जबरदस्ती से कागज पर अंगूठा लिया था तूने। अरे कुछ तो शर्म कर। तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। लाख समझाने पर भी वो नहीं माना, इसलिए मैंने उस पर कोर्ट में केस ठोक दिया। और जो केस पवन जीतने वाला था, क्योंकि उसी के पास सारे सबूत और कागज थे, इसलिए गुस्से में आकर तूने पवन को और उसकी बीबी को मार डाला। नहीं साहब, असल में कोर्ट कचहरी के इस झंझट में हमारा बहुत खर्चा हो रहा था, जिसमें हम दोनों के वकील का पेट भर रहा था। इसलिए मैं उसके पास गया था सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा मुझ पर ही भड़क गया। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। आत्या, ओ बेटा, पुलिस अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरी अर्चना ताई कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, तेरी ताई वापस आएगी। नक्की? हो, एकदम नक्की। तू काळजी नको करूस। आपने जैसा बोला ना, वो सब बंदोबस्त किया है मैंने। अब विधि शुरू कर सकते हैं। इस लड़की पर कोई अनिष्ट साया है, उसे पहला दूर करना होगा। इस लड़की को पीड़ा से गुजरना होगा।
पीड़ा ही इसे निर्मल बनाएगी। जय कालराज बाबा। ये क्या है बाबा? एसिड। एसिड? जय कालराज बाबा। आदेश दो, आदेश दो। वो यहाँ पे 1-1.5 साल पहले रहने आए थे, मगर हमारी उनसे इतनी ज्यादा पहचान नहीं थी सर। घर में किसी से झगड़ा या मारपीट? नहीं साहब, पवन गावित एक अच्छा इंसान था। लफड़ा तो उनकी बेटी का था, क्या नाम था उनका? अर्चना। एक दिन एक लड़का आया था, बड़े जोर जोर से लड़ रहा था। नासिक से आया था साहब, ये लोग भी नासिक के थे। अर्चना को मैंने किसी और लड़के के साथ 1-2 बार देखा, पर सोचा अपने को क्या करना है। सुना है वहाँ नासिक में भी अर्चना का किसी लड़के के साथ चक्कर था जो पवन को मंजूर नहीं था। उस लड़के का नाम मालूम है आपको? जी नहीं। पवन ने इस बात का जिक्र कभी किया आपसे? मैंने 1-2 बार पूछने की कोशिश की थी, पर वो चुप ही रहा। शुभ मंगल, सावधान। पहनाओ, पहनाओ, पहनाओ। अब काले बाबा की तरफ से हम हार पहनाएंगे। मंगलम, सावधान। विवाह की विधि तो संपन्न हुई, बस एक और बड़ी विधि बाकी है। एक बार वो हो जाए तो इस लड़की का शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। वो औरत और तांत्रिक आखिर अर्चना के साथ क्या करना चाहते थे, और अर्चना की किसी सांप के साथ शादी कराने के पीछे वजह क्या थी, और रुक्मणी की अर्चना से क्या दुश्मनी थी? अब यहाँ पुलिस को अर्चना के बारे में एक और सुराग हाथ लगा था, नासिक में उसका बॉयफ्रेंड। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढना था जिसका नाम तक उन्हें नहीं पता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब एक डेड एंड पर आकर रुक सी गई थी। किशोर पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कुछ खास और पुख्ता हाथ नहीं लग रहा था। हाँ सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हाथ लगी है। ये जो किशोर है वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है, और इस पूरे मामले में किशोर का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। हाँ, अपने लोगों को उस पर कड़ी निगरानी रखने को बोलना। और हाँ, सरिता ने जिस लड़के का जिक्र किया था उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो। लेकिन सर, अर्चना के मोबाइल स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जा सके, एक नंबर छोड़कर, जावेद।
हाँ साहब, अर्चना नासिक में एक लड़के के साथ प्यार करती थी। नाम याद है उसका? राजा, राजा सिरसाट नाम है उसका। तुझे किसने बताया? अर्चना ने? हाँ सर। तुझे अर्चना के किसी दूसरे के साथ प्यार से कोई एतराज नहीं था? नहीं साहब, मतलब अर्चना मुझसे मिलने से पहले राजा से प्यार करती थी और उसके बाद उन दोनों का कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद अर्चना ने उससे बात करना बंद कर दिया था। तुमने देखा है उस लड़के को? हाँ, बस एक बार। अर्चना का पीछा करते करते वो मुंबई आ गया था। तब मैं और अर्चना एक साथ थे। अब तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। हाँ तो अच्छा है ना, देखने दो। क्या? ओके बाबा, चलता हूँ, रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। अरे वाह, बहुत अच्छा चल रहा तेरा तो। यहाँ आए तुझे 1 साल नहीं हुआ और तूने दूसरा लड़का पकड़ लिया। मैंने बोला था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। चल निकल इधर से राजा। मेरी जिंदगी को रास्ते लगा के तू उस लड़के के साथ ऐश करेगी? राजा तू जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। अब तो तुझे मेरी बात कड़वी लगेगी ना, क्योंकि सारी जरूरतें वो पूरी कर रहा है ना तेरी। अब अगर तू ज्यादा बोला ना तो चीख चीख के सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी मैं। छोड़ हाथ। कौन है बे तू? कौन है? जावेद, हाथ लगाना तूने मुझे, तुम दोनों को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। चल, वो भी प्याज के साथ। अबे चल बे, बहुत देखे तेरी ऐसे। चल। उसके बाद कभी राजा ने अर्चना को तंग करने की कोशिश की थी? अर्चना ने कभी इस बारे में बताया नहीं। राजा की वजह से तुम्हारे और अर्चना के बीच कभी झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, अर्चना उसको भूलना चाहती थी, बल्कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। अर्चना का अभी जो नंबर है उससे पहले भी एक नंबर होगा, वो है आपके पास? जी हाँ है। सर, ये अर्चना के पुराने मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स हैं। बैग शूट हुई है? जी साहब। चल। साहब क्या हुआ? चल, पता चल जाएगा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या ले किया? चलो। साहब मैंने कोई गलती नहीं की साहब। साहब छोड़ दीजिए साहब मुझे। ये राजा शूट। साहब आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अर्चना गावित को जानते हो? लेकिन साहब। हाँ या ना? हाँ साहब। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा साहब? लफड़ा था ना तेरा कैसा? लेकिन साहब। देख, हाँ या ना? हाँ साहब, बहुत प्यार करता था मैं अर्चना से। फिर झगड़ा क्यों हुआ? साहब वो तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। वहाँ पर साहब उसने एक दूसरे लड़के को फंसा लिया, बहुत पैसे वाला था साहब। वहाँ जाके उसकी रंग ढंग ही बदल गई साहब। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे? गुस्सा क्यों नहीं आएगा साहब? वो दारू पी के थोड़ा दिमाग घूम गया साहब। और फिर दारू के नशे में तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दे दी और उसी गुस्से में तूने उसके माँ बाप को मार डाला, उसे अगवा किया। क्यों? भगवान कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। 23 फरवरी को कहाँ था तू? 23 फरवरी को मैं नासिक में ही था साहब। अच्छा, इतने जल्दी याद आ गया उसको? रट्टा मार के आया क्या? नहीं साहब, 23 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और इसीलिए मुझे पूरा याद है साहब। मैं नासिक में था अपने दोस्तों के साथ। राजा के पास पुलिस के हर सवाल का जवाब था। पुलिस का शक राजा पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि कत्ल की रात राजा नासिक में ही था और ये बात पुलिस को उसके मोबाइल फोन के लोकेशन से पता चली थी। वहीं दूसरी तरफ अर्चना ब्लैक मैजिक का शिकार बन रही थी, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते थे। आज अमावस है, कल इस लड़की का कालीनाथ बाबा के साथ विवाह संपन्न हो। बाबा, इस नाग के साथ लड़की का मिलन कैसे होगा? राजा कुछ बोला? कुछ खास नहीं सर। व्हाट अबाउट किशोर? सर ये किशोर, ये जंत्र मंत्र तंत्र, ये काली विद्या, इनमें बहुत विश्वास रखता है। मुझे लगता है हमें राजा पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी के पास अर्चना और उसके घर वालों की हत्या करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। लेकिन सर उसके साथ जब भी पूछताछ की गई है कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। राजा और अर्चना के बीच झगड़े की कोई वजह? जावेद का पैसा? नहीं तांडेल, जैसे सरिता ने कहा उस हिसाब से अर्चना और राजा के बीच झगड़ा यहाँ हुआ था, उसके बाद वो मुंबई आई और जावेद उसे मिला। इस बारे में गांव वालों से, राजा के दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। ओके सर। राजा सिरसाट को जानता है?
बचपन से साहब एक ही स्कूल में थे हम। क्यों, क्या हुआ साहब? राजा ने कुछ लफड़ा किया है क्या? क्यों? राजा क्या हमेशा लफड़ा करता है? ऐसी बात नहीं साहब, पहले तो सब अच्छा था, लेकिन जब से वो अर्चना ने उसे छोड़ा है तब से थोड़ा सा हिला हुआ है। किसी बात पर झगड़ा हुआ उन दोनों में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंबई चली गई। लेकिन झगड़ा तो उसके मुंबई जाने के पहले हुआ था। मतलब? देख प्रमोद, अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में तू खुद फंसेगा। उससे अच्छा ये होगा तू जो कुछ भी सच जानता है बता दे। जस्ट हमारा कॉलेज खत्म हुआ था और मुझे पता था कि राजा अर्चना को पसंद करता है। चलो बाय। सुनो ना, मुझसे बाय नहीं बोला जाएगा। स्माइल दे दो ना। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तू देखने दो, डर लगता है मुझे किसी से। अच्छा बाबा लो। बाय। क्या बात है राजा, आखिर तूने शिकार कर ही दिया। तमीज से बात कर, तेरे होने वाली भाभी है वो। तो आगे इरादा क्या है? इरादा क्या है? बस उसके घर पे जाना और उसके बाबा से उसका हाथ मांगना। लेकिन राजा, तू शादी कैसे कर सकता है? राजा क्या पहले से शादीशुदा था? नहीं साहब। तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहा था? वो बात नहीं है साहब, वो क्या है ना, जल्दी बता। राजा को वो वाला प्रॉब्लम है। वो वाला मतलब? साहब वो राजा को नामर्दांगी वाला प्रॉब्लम था। तुझे कैसे पता? मैं राजा का बचपन का दोस्त हूँ ना साहब, और उसने सिर्फ मुझे ही बताया था, और मैंने इंटरनेट पे डॉक्टर का नाम सर्च करके उसे बताया था। तो राजा गया था डॉक्टर के पास? अकेले जाने के लिए वो डर रहा था, तो वो वहाँ भी मुझे साथ लेके गया था। लेकिन सर राजा का बैड लक था, वहाँ क्लिनिक से बाहर आते वक्त राजा को अर्चना के बाबा ने देख लिया था। सच पूछो तो सारा लफड़ा वहाँ से ही शुरू हुआ था। लफड़ा? क्या हुआ था? झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसा सुना था, लेकिन क्या हुआ था वो मुझे मालूम नहीं सर। रुक्मिणी भाई, अब तुम अंदर आ सकती हो। विधि पूरी संपन्न हो चुकी है। सब ठीक से हुई ना? मैंने पूरे मन से कालीनाथ बाबा की सेवा की है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी होने के लिए कोई अनिष्ट शक्ति रोकेगी। जय कालीनाथ बाबा। राजा सिरसाट, तेरा अर्चना के साथ रिश्ता था ना? हाँ सर। बाद में दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ सर। तो तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दी? हाँ साहब, ये सारी बातें तो मैं उन साहब को बता चुका हूँ। अब बार बार एक सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब? 2000 बार पूछेंगे। और तू क्या, तेरे पूरे खानदान को जवाब देना पड़ेगा। 2 लोगों की हत्या हुई है, एक जवान लड़की लापता है, इसका मतलब समझता है तू? ठीक है, मैं तुझे हथकड़ी लगाता हूं और कोर्ट में खड़ा कर देता हूं। बोलता हूं इसी ने मर्डर किया है। सला आमच्या डोक्याला ताप नको। गया याला आतमध्ये। साहब तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। वो दूसरे साहब को सब सच बताया? हाँ साहब। झूठ। डॉक्टर पाटिल वाली बात बताई? जो है वो सच बताओ, वरना तेरी फांसी पक्की। साहब तब सच बताता हूँ साहब। उस दिन अर्चना के बाबा ने मुझे क्लिनिक के बाहर देख लिया था। बाबा आप तो बस ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर पाटिल से जाके बात की, अपने बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, तब जाके उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया, खासकर तुम्हारी कमजोरी के बारे में। मैं तुमसे शादी करवा के मेरी बेटी की जिंदगी नर्क नहीं बना सकता। बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बाबा मेरी बात तो सुनिए ना बाबा। अर्चना तुम तो बोलो कुछ। मैं बोलूंगी राजा, सबके सामने तुम्हारा साथ दूंगी। बस एक बार बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है राजा, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इतनी बड़ी चीज छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने कब? शादी हो जाने के बाद? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ मेरी जिंदगी से। उसके बाद क्या हुआ? तूने अर्चना से मिलने की कभी कोशिश नहीं की? बहुत बार कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जान देने की धमकी भी दी। जान देने की धमकी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो जान ली तूने? नहीं साहब, ये बात मेरे लिए सदमे से कम नहीं थी। यहाँ तक कि मैं उसे भुला नहीं पाया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था सर।
अर्चना, अर्चना मेरी बात सुनो ना अर्चना। अर्चना, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा अर्चना। अर्चना, मेरा रास्ता छोड़ो राजा। अर्चना मुझे एक मौका तो दो अर्चना। इसके बाद भी अगर तुमने मुझे तकलीफ देना नहीं छोड़ा ना, तो सबके सामने तुम्हारी सच्चाई का तमाशा बना दूंगी मैं। उसके बाद तूने अर्चना का पीछा छोड़ा नहीं, तू उसके पीछे मुंबई आया और जावेद ने तुझे बहुत मारा। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की थी। अर्चना और उसके परिवार वालों ने मेरी कमजोरी का मजाक बना के रख दिया था और धीरे धीरे ये बात पूरी गांव में फैल गई। वो तो गांव छोड़ के बाहर चले गए, मगर मेरा जीना आराम हो गया सा। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी रुकावटें आने लगी और इसी बात का झगड़ा करने के लिए मैं मुंबई उसके घर चला गया। सर राजा सच बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन राजा नासिक में ही था। उसके मोबाइल लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया था। रिकॉर्ड से कोई अनयूजुअल कॉलिंग मिली? नहीं सर, हम उसके सारे कॉल डिटेल्स चेक किए और कोई सुपारी देने का भी चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन असली कातिल हाथ आने तक इस राजा के हर कदम पर ध्यान रखना होगा और इस मामले से जुड़ा कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। यस सर। पवन के भाई किशोर पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी, क्योंकि वो भी अब तक शक के दायरे से बाहर नहीं था। और दूसरी तरफ राजा के पास भी कत्ल वाली रात नासिक में होने की खास वजह थी और ऐसे हालात में आखिर वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। सर, लड़की की बॉडी है, सर कटा हुआ है। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, लेकिन पाव के टकने पर एक बर्थ मार्क है, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएगा। इस लड़की का सर मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शायद ये बॉडी अर्चना की भी हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात सर, बॉडी पर हल्दी और कुमकुम के निशान पाए गए और पैरों की उंगलियों में लाल और काले रंग के धागे बांधे गए। अक्सर ऐसे धागे काले जादू में इस्तेमाल किए जाते हैं। किशोर गावित को उठाओ, मुंबई फोन करके जावेद की इंक्वायरी करने को बोलो, राजा का लोकेशन ट्रेस करो। इस मामले से जुड़ा हर कोई अपने रडार पे होना चाहिए और ध्यान रखो कोई भी शहर छोड़ के न जाने पाए। ओके सर। चलो, क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? पवन, सुमित्रा और अर्चना गावित की हत्या के शक में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। मेरी बात तो सुनिए साहब। काले जादू का बड़ा शौक है ना तुझे? चल अभी असली जादू दिखाता हूँ। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? अभी भी सच बोले। पवन, सुमित्रा और अर्चना को तूने ही मारा है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। सर, अर्चना का पीएम रिपोर्ट। कुछ कहा किशोर ने? बहुत मारा, लेकिन वो कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश जारी रखो। सरिता ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है, बॉडी अर्चना की ही है। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर रेप भी हुआ है। लेकिन सर, किशोर तो उसका चाचा है। सर, चाचा ने अपने भतीजे के ऊपर? इस केस में जरूर कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। ये गुत्थी एक ही तरह से सुलझेगी। कौन के? इस एरिया में ऑपरेट करने वाले मांत्रिक, काला जादू करने वाले बाबा लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी चाहिए। सर, एक मांत्रिक है जिसे हमने 2 बार अरेस्ट किया था। दोनों बार हमें शक हुआ था कि उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन उन लड़कियों के घर वाले उसे बचा रहे थे। क्या बाबा लोग उछला आता? इसको पहचानता है? बोलता क्या? जानता हूँ। क्यों मारा इसे? नहीं साहब, मैंने तो इसकी शुद्धिकरण विधि की है इसकी। ये लड़की अभी भी जिंदा है। सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, विद्या की कसम उठा के बोलता हूँ, ये लड़की जिंदा है। कहाँ है फिर वो? ये रुक्मणी बाई के घर पर है। रुक्मिणी बाई। हाँ मैं हूँ, बोलो क्या काम है? तू?
तुम यहाँ क्या कर रहा है? मतलब उसी का घर है, बेटा है मेरा वो। अच्छा, हाँ। अरे अर्चना कहाँ है? कहाँ है अर्चना? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुझे नहीं पता? झूठ बोलता है। अरे गढ़वी क्या हाल है? और इससे भी लेके जाओ। अरे सुनो, अरे सुनो। देखिए साहब, आप गैर कानूनी तरीके से हमें इस मामले में फंसा रहे हैं। लड़की के लाश पे हल्दी और कुमकुम के दाग मिले हैं, तुम्हारे घर के कमरे में भी मिले हैं। हल्दी और कुमकुम के दाग मिले ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उस लड़की को मार डाला। ये कायदे कानून हमें भी पता है। तो क्या इतने सारे हल्दी और कुमकुम से तुम लोग क्या घर में होली खेल रहे थे? देखो रुक्मिणी भाई, जो है वो सच बताओ, वरना आप बेटे को बचाने जाओगी और खुद जिंदगी भर सड़ोगी जेल में। तब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। वो मेरी आई है ना, वही काले जादू के चक्कर में पड़ी रहती है साहब। मतलब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सारे कत्ल तेरी आई ने किए? मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तेरी आई तो कुछ और ही कह रही है। क्या कहा उसने? मैं काला जादू करती हूँ, लेकिन किसके लिए करती हूँ ये नहीं बताया उसने। किसके लिए करती हो? उसी के लिए। ना जाने कहां से ऐसी कमजोरी लेके पैदा हुआ मेरा कोख से। अभी आसपास वाले को भी मालूम पड़ गया उसके कमजोरी के बारे में। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। मतलब उन तीनों हत्याओं के बारे में तुम कुछ नहीं जानती? कौन सी हत्या? किसकी हत्या? मुझे नहीं पता। अर्चना की और उसके माँ बाप की हत्या। देवा शब्द सांगते साहब, इस हत्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मरते वक्त भगवान याद आता है तुम लोगों को। अब कहाँ गया तुम्हारा कालेनाथ बाबा? बुलाओ उस बाबा को। देख राजा, तेरे आई ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तू बता, तू क्या क्या जानता है? साहब मुझे मेरे वकील से मिलना है साहब। बड़ा कायदा कानून जानता है तू। चल आज तेरी मुलाकात करवा ही देता हूं। कांस्टेबल, रुक्मिणी भाई, अब तो सच बताओगी या और किसी को मिलना बाकी है? अब इतना कानून तो आप भी जानती है। पहचाना इसे? हाँ साहब, यही है। इसी ने मेरी दुकान से 3 सूटकेस खरीदे थे। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। लेकिन साहब ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी एक बंदा था। अब तू बताता है वो कौन था? सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ। चल सब ले चल साहब, मैंने तो आपकी मदद की है साहब। बोल, और कितने सबूत और गवाह चाहिए तुझे? बोलता है कि हाँ, मैंने मारा उन तीनों को। बर्बाद कर दिया था उन्होंने मुझे, कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और मुझे जब पता चला कि वो मुझे बर्बाद करके जावेद से निकाह करने वाली है, मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो उसे भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसी दिन शाम को मैं उसके घर चला गया। मैंने पता कर लिया था कि वो हर शाम एक डेयरी से छाछ मंगवाते। अरे भैया, ये छाछ लेके गवेद साहब के घर पे जा रहे हो क्या? जी हाँ। लाइए, मैं देता हूँ उनको। अरे डरिएगा नहीं, मैं उन्हीं का भांजा हूँ। वैसे भी आप ही का इंतजार कर रहा था, काफी मेहमान आए हुए हैं। लाइए, मैं उनको देता हूँ। बोल इसको, खोल। ले बंद कर इसको, जल्दी बंद कर। अच्छे से ला, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ। जी लीजिए छाछ। आप कौन? वो क्या है ना, हमारे रोज वाला लड़का गांव चला गया है, इसलिए हम खुद आए हैं। ठीक है, लेकिन हिसाब में लिख के रख देना। जी भाभी जी।
ओके का हाँ राजा, नींद की दवाई असर कर चुकी थी। तीनों लगभग बेहोश हो चुके थे। हमारा काम आसान हो चुका था। बहुत कुछ भरा हुआ था दिल में साहब, सबका सब बाहर निकल गया। तुम चाहते तो अर्चना को वहीं मार सकते थे, उसे नासिक क्यों ले आए? बाबा ने हमको बताया अगर कुंवारी लड़के के साथ कुछ विधि करे तो राजा की कमजोरी दूर हो जाए, लेकिन जय कालीनाथ बाप। बेटा कुछ सुधार हुआ? नहीं बाबा। ये सब क्या है बाबा? आपने जैसे कहा, जो कुछ कहा सब हमने किया। हमारी विधि सफल नहीं हुई, इसका कारण ये लड़की है। इसका मतलब ये वारिनी है। अब ये लड़की हमारे किसी भी विधि के लायक नहीं है। अब जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। बुरी सोच का बीज कभी अच्छी उपज नहीं दे सकता। पवन ने अपने भाई को अंधेरे में रखकर पुश्तैनी घर का सौदा किया, अपने भाई को धोखा दिया। सुमित्रा ने अपने पति का भरोसा तोड़ा, सिर्फ पैसे के लालच में अपनी बेटी का रिश्ता करने चली थी वो। सबसे बड़ा गुनहगार था राजा, जिसने 3-3 जिंदगियां खत्म कर दी, जिसका उसे कोई हक नहीं था। आज भी हमारे देश में ब्लैक मैजिक जैसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास किया जाता है और बाबा और तांत्रिक जैसे लोग इस अज्ञान का फायदा उठाते हैं। जब तक हम इन कुप्रथाओं के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक लकीर है और उस लकीर को समझना बेहद जरूरी है। राजा और प्रमोद के स्टेटमेंट्स के अनुसार पुलिस ने अर्चना और पवन के सर ढूंढ निकाले, लेकिन बुराई के इस खेल में अदिति, एक मासूम बच्ची, पूरी तरह से अकेली रह गई, जिसका इन सब बातों से कोई संबंध नहीं था। अब उसकी बुआ सरिता ने उसकी जिम्मेदारी ली है। ईगो, अहम, इसने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।